जैन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट सीरीज में एवरेज का लेक्चर नंबर 6। और अभी तक हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं लेवल 2 के। आज हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे। देखो 26 क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको इसका एक तो बेसिक मेथड बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी मैथमेटिकली समझ अच्छी है बच्चे की, तो वो इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर सकता है। जैसे ही स्टेटमेंट को पढ़ेगा, समझेगा, इसका आंसर दे देगा। वो भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका कराता हूँ। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें ये बोला गया है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज्ड बाय 1। समीर के एवरेज मार्क्स 1 कम हो जाएंगे कब? व्हेन ही रिप्लेस्ड द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड 40 मार्क्स बाय अदर टू सब्जेक्ट्स इन विच ही हैड जस्ट स्कोर्ड 23 एंड 25 मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि समीर ने कुछ एग्जाम दिए, कुछ पेपर दिए। कितने पेपर दिए ये नहीं पता हमारे को, 5 एग्जाम थे उसके या 10 थे। उसमें उसका एवरेज स्कोर 1 कम हो जाता है कब? अगर वो एक सब्जेक्ट जिसमें उसने 40 मार्क्स लिए हैं उसको रिप्लेस करके और ऐसे दो पेपर इंक्लूड कर ले जिसमें उसके मार्क्स 23 और 25 आए हैं। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 40 मार्क्स आए हैं उसके एक पेपर के अंदर, और इसमें इसको हटा के और ये ऐसे दो पर्सन लेके आ रहे हैं ग्रुप में जिनके पास रुपीज सिर्फ 23 और 25 यानी कि कुल मिला के 48 है। कहने का मतलब ये तो दो पर्सन मिलके 48 लेके आ रहे हैं और ये अकेला 40 लेके अपने घर जा रहा है वापस। तो इसको रिमूव करोगे और इसकी जगह ये दो पर्सन लेके आओगे तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतनी तो आपकी कि एवरेज जो ग्रुप बचेगा नया उसकी क्या होगी, कम होगी पहले से। क्योंकि अगर ये 40 वाला बंदा जा रहा है तो एक पर्सन कम से कम 40 तो लेके आता, तब तो एवरेज सेम रहती। लेकिन ये तो दो बंदे मिलके जो है ना 48 लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगी, कम। और कितनी कम होगी आपकी? 1 कम होगी। फिर ये कहता है लेटर, मतलब इसके बाद इसने क्या किया, उसने एक 57 मार्क्स वाला अपना सब्जेक्ट और इंक्लूड कर लिया कंप्यूटर साइंस का। तो इसकी एवरेज अब 2 क्या होगी, बढ़ गई। यानी कि पहले इसने क्या किया, एक 40 मार्क्स वाला सब्जेक्ट हटा के दो नए सब्जेक्ट इसने इंक्लूड कर लिए जिसमें उसके नंबर आए 23 और 25। फिर ऐसा करने के बाद इसने और क्या किया, कंप्यूटर साइंस का पेपर भी इसने ऐड कर लिया जिसमें मार्क्स कितने हैं, 57। तो 57 मार्क्स आए हैं, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से इसकी एवरेज 2 बढ़ गई। तो बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितने सब्जेक्ट थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताता हूँ। लेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टार्टिंग में मैं ये मान लेता हूँ इसके सब्जेक्ट कितने थे, एन सब्जेक्ट थे। मान लेते हैं कितने सब्जेक्ट थे इसके, एन सब्जेक्ट थे। अब हमें ये तो नहीं पता कि स्टार्टिंग में एवरेज कितनी थी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स आए थे या एवरेज मार्क्स इसके कितने थे, ये भी नहीं पता अपने को। तो एवरेज भी माननी पड़ेगी यहाँ से। एवरेज मान लो कितनी है, एक्स थी। मान लो एन सब्जेक्ट थे और उन सब्जेक्ट्स में जो इसके मार्क्स आए थे उनकी एवरेज कितनी थी, एक्स। यानी कि एक किस्म से ये मान लो कि हर सब्जेक्ट में मान लो उसके एक्स मार्क्स आए थे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, टोटल मार्क्स कितने हो गए बताओ मेरे को, एन एक्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए, एन एक्स हो गए। इसमें से ये 40 तो हटा दो, 40 क्या कर दो, हटा दो, और 23 और 25 वाले दो सब्जेक्ट ऐड कर दो। ये टोटल हो गए। अच्छा, अब टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए बताओ, आपके पहले एन थे, अब हटाया एक और आगे नए दो, तो कितने हो गए, एन प्लस 1। यानी कि अब नई एवरेज आपकी इतनी होगी। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। ये एवरेज कहता है पहले से एक कम होगी। पहले एवरेज कितनी थी, एक्स, तो अब कितनी होगी, एक्स माइनस 1। अब कोई भी बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेशन निकाल सकता है एक्स और एन में। वो क्या आएगी, एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 9। मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको सोल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये होगी एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कहता है, ये देखो इसके मार्क्स कितने हो गए टोटल बताओ, ये एन एक्स माइनस 40 और प्लस 48 हो गए ना। अब ये कहता है इन्हीं मार्क्स में ये एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेता है 57 वाला, तो यानी कि 57 वाला और सब्जेक्ट ऐड कर दो। अब आप मेरे को ये बताओ इसके सब्जेक्ट कितने हो गए, एन प्लस 2 हो गए ना। अब ये एवरेज 2 बढ़ गई, यानी कि दो कहाँ से बढ़ गई, इससे। यानी कि एक्स माइनस 1 तो पहले थी, अब 2 और बढ़ गई, यानी कि ये एक्स प्लस 1 होगी। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, 63 इज इक्वल टू 2x प्लस में n। यहाँ से इक्वेशन ये बन गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके देखो, आपको सीधा दिख रहा है दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो n से n कट जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, x की वैल्यू तो आ गई 24 और x की वैल्यू 24 आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 15। तो n पूछा था, सो
एन कितना आ गया आपका 15, यानी कि स्टार्टिंग में इसके पास कितने सब्जेक्ट थे, 15 सब्जेक्ट थे। ये तो था बेसिक मेथड जो बिल्कुल आसान मेथड था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्मार्ट अप्रोच। इसी क्वेश्चन की हम करते हैं अब स्मार्ट अप्रोच। देखो स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, इसके 40 मार्क्स वाला सब्जेक्ट इसने हटाया था और उसकी जगह अगर 40 मार्क्स का ही पेपर इसका इंक्लूड हो जाता ग्रुप के अंदर, तब तो एवरेज पे देखो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। लेकिन क्या हुआ कि 23 और 25 वाले दो सब्जेक्ट आए, मतलब कि इनकी एवरेज जो नए सब्जेक्ट इसने इंक्लूड किए उनकी एवरेज कितनी है 48/2 यानी कि 24। एवरेज कितनी है उनकी 24 है। लेकिन जो गया था छोड़ के वो अपने साथ कितने रुपीज लेके गया है 40 लेके गया है। इसका मतलब ये एवरेज से कितने पैसे कम लेके आए हैं 16 कम लेके आए हैं। कितने पैसे कम लेके आए हैं ये 16 रुपीज कम लेके आए हैं एवरेज से। 16 कम लेके आने की वजह से हर एक बच्चे के पास 1 रुपया क्या हो गया कम हो गया। आप मेरे को ये बताओ 16 रुपीज की कमी होगी और जिसके कारण ग्रुप में जितने भी आप मेंबर हो ना उनके पास 1-1 रुपया कम हो गया। तो आप ये बता सकते हो मेरे को कि ग्रुप के अंदर कितने मेंबर हो। आप कहोगे सर 16 रुपए की कमी हुई थी और हर एक बंदे के पास 1-1 रुपया कम हो गया। इसका मतलब तो सीधा है कि ग्रुप में कितने मेंबर थे 16 मेंबर थे। ये 16 मेंबर कब थे जब ये दो सब्जेक्ट नए आ गए, है ना। आफ्टर इंक्लूडिंग टू न्यू सब्जेक्ट्स, दो नए सब्जेक्ट इंक्लूड करने के बाद ही तो 16 मेंबर हुए ना। अब ये बताओ मेरे को पहले मेंबर कितने थे इससे दो सब्जेक्ट इंक्लूड करने से पहले। आप कहोगे सर 16 - 2, लेकिन फिर ये 40 भी तो था उस टाइम पे, है ना। तो यानी कि इससे पहले कितने मेंबर थे 15 मेंबर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब आप खुद सोच लो, अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। यानी कि एवरेज से 16 कम आया आपके पास और उसकी वजह से हर एक बंदे के पास 1-1 रुपया कम हो गया। तो यानी कि इन दो सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के बाद आपके ग्रुप में कितने सब्जेक्ट थे या कितने मेंबर थे 16, ठीक है 16 थे। और दो सब्जेक्ट इंक्लूड ना करते तो 16 - 2 14 और वो 40 वाला भी फिर बाहर नहीं गया था, तो 15 सब्जेक्ट थे। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आंसर आ गया, ठीक है खत्म क्वेश्चन। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहता है, इन ए कंबाइंड फैमिली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अगर अच्छे तरीके से सोच पाते हो क्वेश्चंस के बारे में तो कितना आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आप मेरे को एक बात का जवाब दे दो। मान लो आपके ग्रुप में 50 बंदे हैं, आप 50 फ्रेंड्स मिलके एक पिकनिक पे गए और आपके पास जो एवरेज मनी है ना वो 2000 रुपये है। एवरेज का मतलब किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन सभी की अगर टोटल करें और उसको इक्वली बांट दें सभी में तो कितने कितने हिस्से में आएंगे 2-2 हज़ार रुपये। अब मान लो आपके ग्रुप में एक पर्सन और आ गया और वो पर्सन भी 2000 रुपये अपने साथ लेके आया, तो बताओ आपका जो नया ग्रुप बन गया 51 पर्सनस का, क्या उसकी एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी एवरेज 2000 थी। अब जो नया बंदा आया है वो भी अपने साथ 2000 रुपये लेके आया है। इसका मतलब एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा। इसमें ये कहता है एक कंबाइंड फैमिली में 4 मेल थे और 7 क्या थी फीमेल थी। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मेल, यहाँ फीमेल। 4 मेल थी और 7 क्या थी फीमेल थी। उनकी जो एवरेज एज है ना वो 42 और 20 है, मतलब कि मेल की 42 है और फीमेल की कितनी है 20। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनकी कंबाइंड एवरेज बताओ मेरे को, कंबाइंड एवरेज ग्रुप मेथड से बता सकते हो। 42 इंटू में 4 करोगे और 7 इंटू में 20 करोगे और टोटल ग्रुप में मेंबर कितने हैं 4 प्लस में 7, तो ये आप इजीली सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 28 ईयर। मतलब कि मैं बात करूं इस पूरी फैमिली में जो 11 के 11 मेंबर है उनकी एवरेज एज कितनी है 28 ईयर्स है। अब कहता है क्वेश्चन में इफ 2 पर्सन्स हुज एवरेज एज इज 13 ईयर्स हैव लेफ्ट द फैमिली। यानी कि अब दो ऐसे पर्सन जिनकी एवरेज 13 है वो फैमिली छोड़ के चले गए, है ना। यानी कि जिन्होंने फैमिली छोड़ दी उनकी टोटल एज आप मेरे को बता सकते हो क्या कितनी होगी 26, क्योंकि एवरेज कितनी है 13 है, दो मेंबर है तो टोटल कितनी होगी 26 ईयर्स छोड़ के चले गए आप ये मान लो इस ग्रुप से। और 3 पीपल ने ज्वाइन कर ली फैमिली को। अब न्यू मेंबर्स, न्यू कौन कौन से बता दो। उन्होंने ज्वाइन करिए 11, 15 और 28 वाले, 11, 15
और 28 वाले। कहता है अब जो नया ग्रुप बनेगा ना, नई फैमिली जो बनेगी, उनकी एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगी, कितने से इंक्रीज हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, ये 26 छोड़ के चले गए, 11 प्लस 15 कितना होता है, 26 होता है। ये 26 दो मेंबर छोड़ के चले गए थे और दो नए मेंबर ऐसे आ गए जिनकी एज 26 है। तो क्या इनकी वजह से नए ग्रुप की एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दो ही मेंबर छोड़ के गए थे, दो ही मेंबर नए आ गए, इनकी एज भी 26 थी, इनकी एज भी 26, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 26 रुपये मान लो लेके गया एक बच्चा और 26 रुपये लेके एक नया बच्चा आ गया, तो फर्क थोड़े पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात रह गई अब इसकी, ये भी तो नया पर्सन आया है। अब आप मेरे को ये बताओ, पहले ग्रुप की एवरेज कितनी थी, 28, और अब जो ये अकेला मेंबर आ गया, ये भाई अपने साथ कितने लेके आया है, 28, यानी कि ग्रुप की एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज, नो चेंज इन एवरेज, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 28 ही पहले थी और 28 वाला मेंबर आ गया, तो फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। इसका मतलब नो इंक्रीज। इंक्रीज क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इसने पूछा है कितना इंक्रीज हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि जीरो इसका आंसर है। ठीक है, नन ऑफ दीज में अगर जीरो गिवन होता तो जीरो हम इसको मानते। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ आपको मैं चला रहा हूँ कि 26 की जगह 26 आ गई ग्रुप में, 28 पहले एवरेज थी और 28 वाला नया पर्सन आ गया, तो इसका मतलब ग्रुप की एवरेज ना बढ़ेगी ना कम होएगी। तो इंक्रीज कितनी होगी, जीरो। क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आज के लेक्चर में जो भी पांचों क्वेश्चन है ना, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, आपकी समझ बढ़ेगी अगर आप कैट लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कंसेप्चुअल है, नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये चीज़ जरूर बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर का सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको सबको पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ये कितना होता है आपका n। तो सम ऑफ n टर्म क्या होता है एपी में, बताओ। एपी के अंदर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n तो n ही है यहाँ पे, a कितना है 1 और लास्ट टर्म कितनी है n, तो कितना आ गया ये देखो, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एपी के अंदर या पहले एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है आपका, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आपको आसानी से समझ आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए टीचर गेव सम टू हिज क्लास टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन नंबर्स विच 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। यानी कि एक टीचर है, मान लो आप क्लास के अंदर बैठे हो और पूरी क्लास को एड्रेस करते हुए टीचर ने बोर्ड पे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 अप टू एन, और सभी बच्चों से कहा कि बच्चों ऐसा करो, इन एन नंबर्स की मेरे को एवरेज निकाल के दिखाओ। ये एन कितने नंबर है हमें नहीं पता, ठीक है, कितने नंबर है, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, हमें ये नहीं पता। लेकिन टीचर ने कुछ नंबर लिख दिए और कहा कि क्या निकाल के दिखाओ, मेरे को एवरेज निकाल के दिखाओ। बट व्हेन द टीचर चेक द सॉल्यूशन, अब सभी बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक्स चेक करवाई, टीचर जब चेक कर रहे थे तो उनको क्या मिला, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऐसा मिल गया उनको, जस्ट मिस्ड ए नंबर फॉर द एडिशन। यानी कि टीचर ने कॉपी चेक करी, एक बच्चे को ऐड करने चाहिए थे 1 + 2 + 3, और बच्चा क्या कर गया 5 + 6 + 7 + 8। टीचर ने जितने भी नंबर दिए थे, जैसे ही टीचर का ध्यान पड़ा कि अरे इसने क्या किया, ये तो 4 को ऐड करना ही भूल गया। तो हमें नहीं पता कि वो 4 को ऐड करना भूला, लेकिन ऐसा हुआ कि एक नंबर को वो ऐड करना भूल गया। टीचर ने जितने भी नंबर दिए थे ना, उसमें से एक नंबर को ऐड करना भूल गया, और एवरेज एन नंबर्स की उसने कितनी निकाली, 15 निकाली। यानी कि उस बच्चे ने कहा कि सर मेरी एवरेज 15 आई है, लेकिन टीचर को तो पहले ही पता था कि एवरेज तो क्या है, गलत है, क्योंकि उसके पास तो पहले ही आंसर था अपने क्वेश्चन का, वो तो घर से तैयार करके लेके आया था। तो टीचर को लगा कि कहीं ना कहीं तो इसकी मिस्टेक है। टीचर ने जब ध्यान से देखा तो देखा एक नंबर को ये ऐड करना भूल गया, इस वजह से इसकी एवरेज क्या होगी, गलत। तो बताओ एन की वैल्यू क्या है, यानी कि टीचर ने बच्चों को कितने नंबर्स दिए थे ऐड करने के लिए और उनकी एवरेज निकालने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या हुआ, क्या जो स्टूडेंट उस नंबर को गलती से ऐड करना भूल गया ना,
वो सिर्फ एडिशन में उसने गलती करी है। टोटल नंबर टीचर ने कितने दिए थे, n। बच्चे के दिमाग में भी ये है कि टोटल नंबर तो n ही है, लेकिन वो नंबर्स को ऐड करते वक्त एक नंबर छोड़ गया गलती से, है ना। इतने सारे नंबर लिखे हुए थे बोर्ड पे, वो भूल गया। लेकिन टोटल काउंटिंग के अंदर टीचर ने पहले ही बता दिया था कि बच्चों ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना बोर्ड पे, ये कितने हैं, n है। तो बच्चा डिवाइड तो n से करेगा, लेकिन एडिशन करते वक्त वो एक नंबर भूल गया। तो मैं लिख देता हूं, लेट ही मिस्ड द नंबर k। मान लो एक k नेचुरल नंबर था ऐसा जिसको वो गलती से क्या हुआ, भूल गया। अब आप बताओ मेरे को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, नंबर्स का सम, टीचर ने n नंबर दिए थे, n नंबर का सम क्या आना चाहिए था, n इंटू n प्लस 1/2, ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या हुआ, गलती से भूल गया, बच्चा k नंबर भूल गया, तो इसका सम k कम आया होगा, यानी कि जो नंबर ऐड करने से बच्चे से छूट गया तो k माइनस कर दो। अच्छा, ये तो टोटल हो गया बच्चे का, और इसने डिवाइड तो किससे, n से किया होगा ना, डिवाइड इसने n से किया है। इसके दिमाग में है कि टीचर ने बोर्ड के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो कितने हैं, n लिखे हैं, गलती से वो k को ऐड करना भूल गया, और एवरेज कितनी आई इसकी 15। एवरेज कितनी आ गई, 15। अब देखना आगे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ। अब आप क्या करो, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, n इंटू एन प्लस 1, और माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 के, और नीचे कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा ना। 2 एलसीएम ले लिया, नीचे कितना आ गया आपका, 2n इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस के 2 के, और इज इक्वल टू 30n। तो यहाँ से आप सोल्व कर लो, n स्क्वायर माइनस के 29n इज इक्वल टू 2 के, इतना कह सकता हूँ मैं। यानी कि 2k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n स्क्वायर माइनस के 29n। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2k इज इक्वल टू n कॉमन ले लो, n माइनस 29। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि n की वैल्यू आप इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो। देखो n की वैल्यू 29 तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि 29 अगर आपने n को पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 होगी तो k भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन टीचर ने जो नंबर्स लिखे थे वो तो क्या थे, सारे नेचुरल नंबर थे, है ना। वो क्या थे, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि k 0 तो हो नहीं सकता, बच्चा 0 को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि 0 तो टीचर ने लिखा ही नहीं था। इसका मतलब n की वैल्यू 29 तो नहीं हो सकती, ना 29 से छोटी हो सकती। 29 से छोटी 28 होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, k भी नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं आपको ऊपर, नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब n जो है वो क्या है, 29 से बड़ा है। n क्या है, 29 से बड़ा है। अब आप एक बात सोचो, n अगर 29 से बड़ा है तो 29 से बड़ा तो 30 भी होता है, 31 भी होता है, 32 भी होता है। तो हमारे को देखते ही पता लग गया कि इसका आंसर क्या आएगा, डी, नॉट यूनिक। यानी कि n की जब वैल्यू काफी होगी तो k की भी वैल्यू तो काफी आएगी ना। तो आप निकाल के देखो अब क्या क्या आएगी। पुट करो n को 29 से बड़ा, यानी कि मैं 30 पुट कर देता हूँ। अगर k को 30 पुट करोगे तो ये कितना आ गया आपका, k कितना आ गया, सॉरी, n को 30 पुट करोगे तो k कितना आ गया, 15। यानी कि अगर टीचर ने बच्चों को 30 नंबर्स लिख के दिए होंगे बोर्ड पे, तो बच्चा जो ऐड करना भूल गया वो कितना भूल गया, 15 को ऐड करना भूल गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या पुट करोगे बताओ, पुट करो आप n को 31, n को और भी तो पुट करोगे ना, 31 पुट करो, 2k इज इक्वल टू कितना आएगा फिर बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में n को 31 पुट कर रहा हूँ मैं, 31, और ये कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गया तो k कितना आ गया आपका 31। यानी कि टीचर ने अगर 31 नंबर्स बच्चों को दिए होंगे तो बच्चा लास्ट नंबर को ऐड करना भूल गया गलती से, ठीक है, हो गया ये भी। अब आप पुट करो कितना, n को 32। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होएगी, क्योंकि आंसर तो आपका आ गया, नॉट यूनिक, यानी कि k की वैल्यू यूनिक नहीं है, n की वैल्यू यूनिक नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 30 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है, 31 भी। लेकिन क्या 32 भी हो सकती है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में n को 32 पुट करो आप, तो कितना आ गया 32 इंटू 3, तो यानी कि k कितना आ गया आपका बताओ, 16 इंटू 3 48। आप मेरे को ये बताओ n की वैल्यू 32 है, इसका मतलब टीचर ने 1 से लेके 32 नंबर तक बच्चों को बोला था इनको ऐड करके और उनकी एवरेज निकालो, और आप कह रहे हो कि बच्चा ऐड करना भूल गया एक नंबर जिसकी वैल्यू कितनी है, 48। क्या ऐसा पॉसिबल है? टीचर ने तो 32 तक नंबर लिखे थे, तो 48 कैसे पॉसिबल है कि बच्चा भूल गया, है ना। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। और इससे आगे आप n की वैल्यू पुट करोगे ना, 33 34, तो k की वैल्यू और बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, या तो आपकी 30 होगी या कितनी होगी, 31 होगी। ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल,
क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन चेंज होके ऐसे भी आ सकता है कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। आपको ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 या फिर इनफाइनाइट, और बच्चा सोचेगा इनफाइनाइट पॉसिबल है, तो आपकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। और मैंने ये सारी चीज प्रूव करके आपको दिखा दी कि कैसे n की 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, या तो 30 और या फिर 31। अगर 30 होगी तो बच्चा क्या लिखना भूल गया, 15, और अगर n की वैल्यू 31 होगी तो बच्चा क्या लिखना भूल गया, 31। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई थिंक जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज बता के, उस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पेपर के अंदर एग्जामिनर अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इसको अलग तरीके से भी पूछ लेगा, तब भी आप क्वेश्चन के बारे में सोच पाओगे कि n की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप कह देना 2 वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, 29th क्वेश्चन। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, द एवरेज अर्निंग ऑफ द ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज 50 पर डे, यानी कि एक ग्रुप में कुछ पर्सन है और उनकी जो एवरेज अर्निंग है ना वो कितनी है, 50 रुपये है। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट अर्निंग एंड द लोएस्ट अर्निंग ऑफ एनी टू पर्सन इज 45, यानी कि इस ग्रुप की एवरेज अर्निंग तो 50 है और एक पर्सन ऐसा है जिसकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है और एक ऐसा है जिसकी अर्निंग सबसे कम है। उन दोनों में डिफरेंस कितने का, 45 का। आप है ना एवरेज के हर एक क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके चला करो। आप ये मान लिया करो आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट है जिनके पास एवरेज कितने रुपीज है, 50, और बच्चे हैं किसी के पास रुपीज कम है किसी के पास ज़्यादा, एक के पास हाईएस्ट है एक के पास लोएस्ट है, और उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 45 का है। ठीक है, ये समझ लो आप। फिर कहता है अगर इन दो पर्सन को आप क्लास से बाहर निकाल दो, यानी कि आप बोलो कि आप हमारे ग्रुप में नहीं हो, तो एवरेज अर्निंग ग्रुप की डिक्रीज हो जाएगी कितने से, 1 से, यानी कि 1 रुपये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है इफ द मिनिमम अर्निंग ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि कहता है जिस पर्सन की अर्निंग सबसे कम है वो 42 और 47 के बीच में है, यानी कि 43 हो सकती है, 45 हो सकती है, 46 हो सकती है। एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स इनिशियली इन द ग्रुप, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी क्लास में जो बच्चे थे वो कितने थे, वो इक्वल टू ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर थे। यानी कि हो सकता है आपकी क्लास में 31 स्टूडेंट हो सकता है 37 हो सकता है 41 हो, प्राइम नंबर थे, ये बात पक्की है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, विद बोथ इट्स डिजिट्स प्राइम। अच्छा प्राइम नंबर तो देखना, मेरे को ये बताओ आप 17 क्या मैं 19 है, 19 एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या इसके दोनों डिजिट प्राइम है, 1 तो प्राइम नहीं, ना तो 1 प्राइम है और ना ही 9 प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर तो है लेकिन इसके दोनों डिजिट्स प्राइम नहीं है। लेकिन क्लास में जो बच्चे थे ना वो प्राइम नंबर भी थे और दोनों के दोनों डिजिट्स भी क्या है, उसके प्राइम है। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्लास इनिशियली, क्लास के अंदर या ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे। देखो अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 29 तो प्राइम है लेकिन 9 तो प्राइम नहीं है ना, इसलिए ये तो ऑप्शन काट दो। 53 हो सकता है क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर भी है और 3 और 5 दोनों प्राइम है। क्या ये 31 हो सकता है, क्या आप कहोगे सर 31 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 31 खुद तो प्राइम है, लेकिन क्या 3 और 1 प्राइम है, 3 तो प्राइम है लेकिन 1 तो प्राइम नहीं है, 1 तो प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बात किसकी रहेगी, 53 की। अब आप सोचो कि रिस्क अगर लेना हो तो आप 53 को टिक कराना आंसर, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन में है ना, नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, इसलिए आप ये रिस्क मत लेना कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, और नन ऑफ दीज तो बहुत कम क्वेश्चंस का आंसर होता है, इसलिए 53 मार्क कर दो। आप एक बात सोचो, जब एग्जामिनर ने दिमाग लगा के नन ऑफ दीज ऑप्शन में डाला है तो हो सकता है उसने वो नन ऑफ दीज ही सही करवाना हो, है ना। ये तो है नहीं 100% कि नन ऑफ दीज क्वेश्चन का आंसर होता ही नहीं है तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स इनिशियली, जैसे सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग वाला, वो कितने थे आपके, n पर्सन थे, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, n। और जो लोएस्ट अर्निंग थी, जिसकी लोएस्ट थी वैल्यू, उसकी कितनी है, x है वैल्यू, और हाईएस्ट मेरे को बताओ लोएस्ट और हाईएस्ट में कितना डिफरेंस था, 45 का, तो हाईएस्ट इससे 45 क्या होंगे, बड़े होंगे, यही तो है। अब आपको ये कहता है कि स्टार्टिंग में ग्रुप की अर्निंग कितनी थी, 50 थी। अब ये बताओ आप मेरे को, 50 थी अर्निंग और n पर्सन थे, तो टोटल अर्निंग ये होगी 50n। ठीक है, ये कितनी होगी, 50n। अब
आपसे ये कहता है कि 2 पर्सन्स को आप निकाल दो तो ग्रुप की अर्निंग 1 रुपये कम हो जाती है, यानी कि 49 हो जाती है जब नंबर ऑफ पर्सन्स n-2 रह गए। तो इतना टोटल तो ये हो गया, और x ये आपने बाहर कर दिया और x प्लस 45 आपने इसको बाहर कर दिया, यानी कि इन 40 इनकी n-2 पर्सन्स की टोटल अर्निंग प्लस इन 2 पर्सन की टोटल अर्निंग मिला के तो 50n ही है ना, ठीक है, ये होगी 50n। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ से 50n इज इक्वल टू 49n माइनस 98 और प्लस के 2x प्लस 45 होगी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2x और माइनस के कितनी आ जाएगी शायद ये 53, 2x माइनस 53 आ गई, ये आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2x माइनस 53। अब मैं क्या करूंगा, x को अपनी मर्जी से पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि एक मेरे को कंडीशन गिवन है कि जो मिनिमम अर्निंग जिसको हमने x माना है वो 42 और 47 के बीच में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x आपने माना है ना वो 42 से बड़ा है और 47 से क्या है, छोटा है। तो आप लेट कर लो x को कितना कितना पुट कर लो, बताओ 43 कर सकते हो, 44 कर सकते हो, 45 कर सकते हो और 46 कर सकते हो, ये 4 ही कर सकते हो। तो देखें करके पुट करो आप इस इक्वेशन में x को कितना 43, x को जब 43 पुट करोगे तो n कितना आएगा, देखो 43 टू जा 86, 86 में से ये घटाओगे तो कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया आपका 3 आ गया ना, सॉरी ये आपका कितना आएगा 33 आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 33। क्या n 33 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, n तो प्राइम था ना, n नंबर ऑफ पर्सन्स प्राइम, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आप n को क्या पुट कर दो 44 पुट कर दो, n को 44 पुट करोगे, सॉरी x को 44 पुट करोगे ना, तो n कितना आएगा बताओ 44 टू जा 88 और 88 में से 53 घटाओगे तो कितना आ गया 35, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। अब क्या पुट करो बताओ, x को 45 पुट करो, 45 पुट करोगे तो n कितना आएगा, देखो 2 बढ़ जाएगा है ना, 90, 90 माइनस 53 तो कितना होएगा 37। 37 पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर भी है और इसके दोनों डिजिट 3 और 7 ये भी क्या है, दोनों प्राइम है। अच्छा अब मैं पुट करूं x को एक लास्ट वैल्यू और 46 और पुट कर लेता हूं, तो बताना है n कितना आएगा 92 माइनस के 53, तो 39 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर बताओ मेरे को n की a की वैल्यू पॉसिबल है कितनी 37, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 37 विच इज इंक्लूडेड इन नन ऑफ दीज। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, लेकिन जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिकल रहा है, जिसने यानी कि अपनी प्रीवियस क्लास में ग्रेजुएशन में या +2 तक अच्छे लेवल का मैथ पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देगा। अब देखो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है पढ़ो स्टेटमेंट को। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ जॉब, यानी कि जॉब की 3 कैटेगरी है, एक ए, एक बी और एक सी। मान लो एक स्कूल में जॉब है, ये एक प्रिंसिपल की जॉब है, एक मान लो टीचर की जॉब है, एक मान लो पियोन की जॉब है, जो भी नॉन वर्किंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। ये 3 कैटेगरी की जॉब है, ए, बी और सी, ये तो जॉब के नाम हो गए, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ द स्टूडेंट्स who got the job A and B categories it's 26 lakhs per annum, यानी कि वे स्टूडेंट जिनको A और B कैटेगरी की जॉब मिली उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 26 lakhs per annum। जिनको B और C कैटेगरी की जॉब मिली उनकी 44, यानी कि इन दोनों की एवरेज सैलरी कितनी है 44, और जिनको A और C मिली उनकी कितनी है 34। मैं बना देता हूँ ये डायग्राम। जिनको ए और सी कैटेगरी की जॉब मिली है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 34, यानी कि मान लो आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट को जॉब मिल गई ए और बी, यानी कि ए कुछ को ए मिल गई कुछ को बी मिल गई, तो ए और बी वाले स्टूडेंट्स को सभी को मिला के अगर उनकी एवरेज निकाले तो 26 लाख है पर एनम। ऐसे ही बी और सी वाले की 44 है, ए और सी वाले की कितनी है 34 है। आप मेरे को ये बताओ ग्रुप की जो मिनिमम सैलरी होगी अगर एवरेज की बात करें पूरे ग्रुप की वो 26 होगी, क्योंकि 26 तो हर एक को मिनिमम मिल ही रही है, और मैक्सिमम की बात करूं तो कितनी होगी 44, यानी कि मिनिमम एवरेज की अगर मैं बात करूं पूरे ग्रुप की, आपके पूरे कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनकी मिनिमम एवरेज सैलरी तो वो 26 लाख होगी ही होगी। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं
मैक्सिमम एवरेज सैलरी वो कितनी होगी 44, क्योंकि 44 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर इन सारे बच्चों को 44 भी मिले तब भी 44 ही रहेगी, है ना। इन सारे को 34 मिले, इन सारे को 26 मिले, तो 44 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, यानी कि बिटवीन होगी। तो आप अगर रिस्क लेके आंसर पे टिक करना चाहो तो ये टिक कर सकते हो, है ना। क्यों, इसमें मैं कहता हूँ मिनिमम आपकी 26 है, 26 जरूरी थोड़ी है, 26 तो कम से कम है। इनकी 26 है, इनकी 44, इनकी 34, तो 26 से तो ज़्यादा ही होगी, और 44 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, है ना। 48 कैसे हो सकता है, 48 के बीच में तो 47 भी आता है, 47 नहीं हो सकता। अगर आप रिस्क लेके टिक करना चाहो तो पहले ऑप्शन को टिक कर देना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। लेकिन वो 30 मिनिमम कैसे आई, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप ये मेरे को बताओ, इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, इसमें कितने और इसमें कितने, हमें नहीं पता। इस ए जॉब को पाने वाले, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ए जॉब मिली वो एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो आप मेरे को ये बता दो बस, जिनको ए और बी जॉब मिली है उनकी एवरेज सैलरी 26 है। तो इनमें टोटल बच्चे कितने हैं, एक्स प्लस वाई, तो टोटल सैलरी कितनी होगी 26 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई बच्चे और हर एक की एवरेज कितनी है 26, तो टोटल सैलरी कितनी होगी एक्स प्लस वाई इंटू 26 होगी। इसी तरह से बी और सी में टोटल बच्चे कितने, वाई प्लस जेड, और इनकी एवरेज कितनी 44। इसी तरह से ए और सी में एक्स प्लस जेड है टोटल कैंडिडेट्स, और एवरेज सैलरी कितनी है 34। अच्छा, ये तो होगी टोटल सैलरी। अब इस ग्रुप में टोटल बच्चे कितने होंगे बताओ, एवरेज तो ऐसे ही निकालोगे ना। टोटल बच्चे कितने होंगे, टोटल बच्चे देखो, आपने एक्स प्लस वाई तो यहाँ लिए थे, और y प्लस जेड बी और सी में लिए थे, और z प्लस एक्स ए और सी में लिए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ना। कई बच्चे गलती से x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड 2 टाइम्स होगा ना, क्योंकि हर एक बच्चा 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी इसमें भी, इस तरह से। तो बस अब क्वेश्चन खत्म। ऊपर वाले इक्वेशन को सोल्व कर लो, देखो x कितना आएगा 26x, ये रहा 34 यहाँ पे, तो कितना आ गया, ये 60x आ गया आपका। आसानी से आप इसको सोल्व कर लो। ये आपका x कितना आएगा 60, और y अगर आप देखोगे तो y कितना आएगा आपका 70, क्योंकि 26 ये रहा और 44 ये रहा, है ना। ऐसे ही z देखोगे तो कितना आएगा 78, और नीचे कितना आ गया आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक फैक्टर कॉमन लेके काट दूँ, तो ये 60x मिनिमम है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 60x प्लस 60y प्लस 60z लिख दूँ, और फिर 70y है तो 10y अलग बच गया, और प्लस 18z अलग बच गया, और नीचे कितना है आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब आप समझ गए, मैं ऊपर से 60 कॉमन लूंगा, ये क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस 10y प्लस में 18z, और इसको मैं क्या करूंगा अब सेपरेट डिवाइड करूंगा, यानी कि इसको डिवाइड करूंगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, और इसको भी डिवाइड करूंगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। ये कट गया और ये 30 पे कट गया। अच्छा, ये नंबर तो क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इसका आंसर क्या आ गया 30 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो कहने का मतलब मिनिमम सैलरी कितनी होगी 30 तो होगी होगी। एवरेज सैलरी पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो कम से कम कितनी होगी 30, और मैक्सिमम कितनी होगी 44। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि 30 मिनिमम कैसे आई, 30 ऐसे आई मिनिमम, ठीक है। तो किसके बीच में होगी 30 और 44 के बीच में। अच्छा, 30 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 30 प्लस ये क्वांटिटी जीरो थोड़ी हो सकती है, कुछ तो बच्चे होंगे, तो 30 से ज़्यादा ही होगी, और 44 से कम ही होगी, 44 भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। आज के लेक्चर में जो पांचों क्वेश्चन थे ना, वो सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने सिर्फ रट के मैथ पढ़ा हुआ है, सिर्फ शॉर्टकट सीखे हुए हैं, वो बच्चा इन क्वेश्चंस को सोल्व कर दे। तुक्का तो वो भले ही लगा दे, लेकिन कंसेप्चुअली इसको देखा जाए तो वो सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।